Hello student, you are the most welcome in the J classes Meerut. My name is Govind Saini. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो प्योर सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी में उसके फेस में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था कि हमारा जो प्योर सब्सटेंस होता है वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो हमारा फेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने उसमें आपको दिखाया था कि हमारा पीवी डायग्राम कैसे होता है और टीवी डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था। टीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ कैसा बन रहा था, पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ कैसा बनना था। और अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर टीएस डायग्राम के बारे में और डिस्कस करते हैं टीपी डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट पीटी डायग्राम के बारे में कि हमारा पीटी डायग्राम क्या होता है और कैसे वो बनता है। तो बात करते हैं पहले पीटी डायग्राम के बारे में। तो पीटी डायग्राम से आप लोग समझते होंगे पीटी डायग्राम हमारा क्या होता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर डायग्राम। क्या होता है स्टूडेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर डायग्राम होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था कि हमारा जो प्योर सब्सटेंस होता है वो कैसे कैसे हमारा वर्क करता है और कैसे कैसे हमारा उसकी फेस चेंज होती है किन किन हीटों पर। ओके स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं हम किसकी, पीटी डायग्राम की, कि हमारा जो पीटी डायग्राम होता है प्योर सब्सटेंस का जो फेस डायग्राम हमने आपको बताया था, फेस ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम के बारे में हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर में क्या क्या यहाँ पे रिलेशनशिप होता है, उनके बारे में स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करता हूँ पीटी डायग्राम के बारे में। तो पीटी डायग्राम मान लीजिए मेरा ये क्या होगा स्टूडेंट, दिस इज द हमारा टेम्परेचर, जिसको प्रेशर मान, हाँ पीटी डायग्राम तो प्रेशर हो जाएगा ये। तो दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर। दिस इज द टेम्परेचर। ठीक है, और ये मेरा क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे कि हमने देखा था कि हमारा जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर हो रहा था। हमने क्या करा था कि एक बर्फ थी सॉलिड की जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस था, जो एक सॉलिड स्टेट में था। मैंने उसको हीट दिया, हीट देने से उसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीमेंट कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन वहां पे उसका फेस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, उसका फेस का ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट हमारा नहीं हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं बात करूं कि एक मान लीजिए कोई भी हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हम बात कर लेते हैं और यहाँ पे कोई मेरा एक पॉइंट था जहां पे मैं मान लेता हूं उसका जो टेम्परेचर है दैट इज द -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट यहां पर देखेंगे कि हमारी यहाँ पे कोई एक स्टेट थी जिसको मैंने स्टेट माना ए, जिसको मैंने क्या माना स्टूडेंट, ए स्टेट माना। ठीक है, जिसको मैंने क्या माना, ए स्टेट माना। जिसको मैंने एक स्टेट माना ए, जो हमारा ए स्टेट था उसका टेम्परेचर था -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पीछे वाले डायग्राम से आप समझ जाना, पीछे मैंने फेस ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको बताया था उसमें पहले हमारा जो ए बॉडी थी उसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस था। फिर मैंने क्या करा स्टूडेंट, यहाँ पे उसके टेम्परेचर को इंक्रीमेंट किया, टेम्परेचर को इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे मेरा एक स्टेट कंडीशन आई बी, जिसका टेम्परेचर मान लीजिए हमारा कितना हो गया था, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया था। ठीक है, कितना हो गया था स्टूडेंट, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया था। ये टेम्परेचर हो गया। ठीक है, वहां पे हमारा टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फिर मैंने उसको हीट दिया था और हीट देने पर उसकी स्टेट चेंज हो गई थी, वो हो गई थी हमारी सी। बट लेकिन वहां पर उसका टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, जब मेरा स्टेट बी था तो बी स्टेट बी पे मैंने उसको हीट दिया, वो हीट मेरी थी लेटेंट हीट, और वो लेटेंट हीट मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, उसके फेज ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, और वहां पे उसका जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस ही था। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस ही था। अब उसके बाद मेरा एक स्टेट आ गया सी, जिसका टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस है। फिर मैंने इसको दोबारा हीट दी और हीट देने पर यहाँ पे एक और इसकी स्टेट मतलब एक हमारा स्टेट आई जिसको हमने बोला डी, और डी पे हमारा टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे फेस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पे मेरा सी पर लिक्विड था और लिक्विड से मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कितना था स्टूडेंट, 100 डिग्री सेल्सियस था। अब मैंने डी स्टेट को फिर मैंने उसको हीट दिया, और हीट देने से वहां पे उसका फेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो चेंज हो गया वेपर में। तो वो हमारा लिक्विड था यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस में, मैंने उसको थोड़ा सा हीट दिया, और हीट देने
पर उसकी जो स्टेट चेंज हो गई वो वेपर में कन्वर्ट हो गई, लेकिन उसका हमारा जो टेम्परेचर था वो भी 100 डिग्री सेल्सियस था। तो ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज हो गई ई। क्या हो गई स्टूडेंट, हमारी स्टेट चेंज हो गई यहाँ पर ई। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा पहला ए स्टेट थी, कोई ए बर्फ थी जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस था। मैंने उसको टेम्परेचर दिया, उसको हीट दिया, तो हीट देने से उसका एक हमारा स्टेट बी स्टेट पर आया जहां पर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन वहां पे उसका फेस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, वो सॉलिड में तो सॉलिड में ही था। तो हमारा ए पॉइंट पर सॉलिड में था, बी पॉइंट पर सॉलिड में था, लेकिन बी पॉइंट पर एक हमारा सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट आ गया था कि अगर मैं वहां पे थोड़ी सी उसको हीट दे देता हूं तो हीट देने पे क्या होगा, वो अपना फेस का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेगा। तो हमने बी वाले पॉइंट को थोड़ी सी हीट दिया और हीट देने से उसका फेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसका टेम्परेचर फिर भी कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, जब मेरे एक स्टेट फिर सी आ गया, मेरा सी में हमारा क्या आ गया, लिक्विड आ गया। अब मैंने लिक्विड को दोबारा हीट किया, तो दोबारा हीट करने से उसका स्टेट हमारा एक आया डी, जहां पर डी जो था हमारा सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट था, लेकिन यहां पे हमारा डी जो था वहां पे फेस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, उसका वहां पे लिक्विड ही था। तो सी पे भी लिक्विड था, डी पे भी लिक्विड था, लेकिन जब मेरा स्टेट डी लिक्विड था उसको मैंने दोबारा थोड़ी सी हीट दी, और हीट देने से वहां पे वो अपना फेस का ट्रांसफॉर्मेशन कर गया कि वहां पे वो लिक्विड जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा वेपर में कन्वर्ट हो गया। पर लेकिन वहां पे टेम्परेचर हमारा कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस ही था। ठीक है स्टूडेंट, अब ई के बाद जब हमारा वेपर बन गया था, फिर मैंने इसको दोबारा हीट दी, हीट देने से इसका एक स्टेट चेंज हो गया, मतलब एफ आया, और एफ आने पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसका मान लीजिए हमारा टेम्परेचर था 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एफ पे हमारे क्या हुआ, जो हमारी सुपर हीटेड यहाँ पे स्टीम थी, वो सुपर हीटेड स्टीम, सॉरी, जो यहाँ पे सैचुरेटेड स्टीम थी, उस सैचुरेटेड स्टीम को मैंने दोबारा हीट दी, और हीट देने पे उसका टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन उसका फेस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो स्टूडेंट, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अगर अगर मैं किसी भी सिस्टम को, प्योर सब्सटेंस को मैं हीट दे रहा हूं, और हीट देने से उसके टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट होता है, तो वहां पे फेस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला। अगर मैं किसी प्योर सब्सटेंस को हीट दे रहा हूं, और हीट देने से उसके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पे उसका फेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसी हीट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, लेटेंट हीट कहते हैं। तो यहां पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि हमारा जो हमारे बी और सी जो स्टेट है, वहां पे टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो बी पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, जब मैंने बी को हीट दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसका टेम्परेचर फिर भी 0 डिग्री सेल्सियस था। तो वहां पे उसका क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ, ना कि टेम्परेचर चेंज हुआ। तो यहां पे कौन सी हीट हुई, लेटेंट हुई, लेटेंट हीट हुई। यहां पे कौन सी हुई, हीट हुई, लेटेंट हीट हुई। तो हम जहां पे टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होता है उसको हम सेंसिबल हीट कहते हैं। तो आप माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेना कि सेंसिबल हीट क्या होता है और हमारा लेटेंट हीट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे एक हमने डिस्कस किया केवल इसके बारे में कि एक हमारा कोई भी प्रेशर था जिसको मैंने मान लिया इसका, ठीक है, जिसको मैंने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे इसको वर्क करा, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर पर। अब मैंने क्या करा, उसके टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, तो उसके प्रेशर को मैंने स्टूडेंट और बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैंने कितना इसका प्रेशर कर दिया स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इसका प्रेशर कर दिया P1। मान लीजिए कोई भी हमारा प्रेशर है जिसको मैंने वैल्यू मान ली P1। पहले मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही वर्क कर रहा था, मैंने उसके प्रेशर को और बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे तो यहाँ पे हमारी स्टेट इसी तरीके से फॉलो करेंगी। तो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे हमारा यहाँ पे ए स्टेट थी, यहाँ पे हमारा बी और सी स्टेट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी और ई स्टेट हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एफ स्टेट हो जाएगा। अगर मैं फिर टेम्परेचर को और इंक्रीमेंट कर देता हूं, सॉरी प्रेशर को और इंक्रीमेंट कर देता हूं, तो वहां पे हमारी स्टेट क्या निकल के आएंगे, इसको मैंने P2 मान लिया, P2 प्रेशर। तो P2 प्रेशर पर फिर हमारी स्टेट हमारी इस तरीके से वैरी करेंगे, यहाँ पे मेरा ए हो जाएगा, यहाँ पे स्टेट बी और सी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी और ई हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा एफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम अपने पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना भी है, लिखना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको लिखना ये है कि हमारी जो स्टेट है ए से बी, ठीक है, हम कहां पे गए, ए से बी पे गए। तो अगर मैं बात करता हूं स्टेट की, तो यहां पे हम बात करते हैं किसकी, स्टेट की। तो
तो यहां पे बात करते हैं स्टेट की। स्टेट की बात करते हैं, तो ए से बी पे अगर मैं बात करूं कि ए से बी जो था, ए से बी, तो ए से बी पे क्या हुआ, हमने यहां पे क्या करा स्टूडेंट, इसके टेम्परेचर को राइज किया। तो टेम्परेचर राइज फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमारा स्टेट ए से और बी पे क्या हुआ, हमने उसके टेम्परेचर को राइज करा फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस से हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था। और फेस इज सॉलिड, यहाँ पे हमारी फेस क्या थी स्टूडेंट, सॉलिड थी। तो फेस कौन सी थी स्टूडेंट, फेस इज सॉलिड। तो फेस हमारी कौन सी थी, सॉलिड फेस थी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बी से सी पे, तो हम बात करते हैं स्टूडेंट बी से सी पे, तो हमने यहाँ पे क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, फेस चेंज होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो यहां पे हम क्या करें, टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज बट फेस चेंज सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट, हमारा टेम्परेचर डज नॉट राइज बट लेकिन फेस चेंज हो गया हमारा आइस से वाटर में या सॉलिड से लिक्विड में। ठीक है स्टूडेंट, और ये यहाँ पे कब हो रहा है, जब हम इसको सारे ही स्टेट में क्या कर रहे हैं, हीट अप्लाई करें। तो मैं यहाँ पे हीट लिख नहीं रहा हूं, तो आप ध्यान देना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं जब उस कंडीशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, हमारा बी से सी हो गया, अब सी से डी पे बात करते हैं। सी से डी की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे क्या होगा, सी से डी पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इज इंक्रीज कहां से, 0 डिग्री सेल्सियस से हमारा कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। और फेस कैसी है हमारी स्टूडेंट, यहाँ पे फेस इज लिक्विड। फेस कैसी है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी लिक्विड स्टेट है, लिक्विड फेस है। ठीक है, लिक्विड फेस है। अगर मैं बात करता हूं फिर डी से ई पर, तो डी से ई की मैं बात करूं, तो डी से ई पे क्या होगा, टेम्परेचर डज नॉट राइज बट फेस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी लिक्विड से वेपर में। ठीक है, लिक्विड से वेपर में। फिर बात करते हैं स्टूडेंट ई और एफ की। ई से एफ की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर राइज बट फेज इज वेपर। फेस कैसी होगी यहाँ पे स्टूडेंट, हमारी वेपर में होगी। फेस कैसी होगी स्टूडेंट, हमारी वेपर में होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई से एफ तक की अगर बात करूं, तो ई से एफ तक हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, लेकिन फेस जो हमारा वेपर है वो वेपर में ही रहेगा। ठीक है, फेस हमारा कैसे रहेगा, वेपर में रहेगा। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ठीक है, ई और एफ से टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकता हूं हमारा, तो इसको लिख सकते हैं, टेम्परेचर इज राइज फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस एंड फेज इज वेपर। ठीक है, तो फेज हमारा किस में होगा, वेपर में होगा, गैस में होगा, स्टीम में होगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको हम स्टूडेंट यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा पीटी डायग्राम हुआ फॉर द प्योर सब्सटेंस ऑफ द लिक्विड के लिए। तो हमारा जो प्रॉपर्टी, हमारा जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन था वाटर के लिए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कल। और हमारा ये फिर हमारा क्या पीटी डायग्राम है, हमने पीटी डायग्राम को प्लॉट किया है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हम डायग्राम को प्लॉट करते हैं ठीक है, टीवी डायग्राम में अगर प्लॉट करते हैं, तो टीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा प्लॉट डायग्राम होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे पीटी डायग्राम फॉर द, यहाँ पे बात करते हैं पीटी डायग्राम फॉर द, तो यहीं पे बात कर लेते हैं स्टूडेंट, पीटी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर पीटी डायग्राम बनाते हैं हम, क्रिटिकल हमारा जो ट्रिपल पॉइंट होता है उसके लिए हम यहाँ पे पीटी डायग्राम बनाते हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया था, ट्रिपल पॉइंट हमारा जो होता है वो लाई करता है जहां पे हमारा कोई भी प्योर सब्सटेंस है, उसकी तीनों स्टेट हमारी लाई करती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है,
तो हमारे यहाँ पे कैसे डायग्राम बनता है पीटी, हमारा इसका जो डायग्राम बनता है ट्रिपल पॉइंट का इस तरीके से होता है। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको हम पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारा रीजन होता है, एक हमारा रीजन इधर चला जाता है, एक हमारा रीजन इधर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये क्या होता है, दिस इज द पी प्रेशर एंड दिस इज द टेम्परेचर। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ये वाला जो फेस होता है वो हमारा सॉलिड होता है, ये क्या होता है हमारा सॉलिड, ये हमारा क्या होता है लिक्विड, ये क्या होता है हमारा लिक्विड होता है। और ये वाला रीजन हमारा वेपर होता है, क्या होता है स्टूडेंट हमारा वेपर होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, इसको पॉइंट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो दिस इज द ट्रिपल पॉइंट, दिस इज द ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल पॉइंट पे हमारा सॉलिड लिक्विड और वेपर तीनों स्टेट हमारी को एग्जिस्ट करती हैं। एक हमारा अगर वाटर की बात करूं तो वाटर का हमारा जो एक टेम्परेचर होता है जिसको हम कहते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो 0.01 डिग्री सेल्सियस अगर मैं किसी वाटर का टेम्परेचर इतना कर देता हूं तो वहां पे उस वाटर का जो हमारा स्टेट होगा वो सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, वेपर में होगा। तो हमारे ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमारी किसी भी प्योर सब्सटेंस का हमारी जो तीनों हमारे फेस होता है वहां पे वो को एग्जिस्ट करता है, मतलब वो सॉलिड में भी रहता है, लिक्विड में भी रहता है, वेपर में भी रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मैं बात करता हूं वाटर की, तो वाटर का अगर टेम्परेचर मैं 0.01 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो वहां पे उसका जो फेस होगा वो तीनों फेसों में वहां पे को एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो वहां पे सॉलिड स्टेट में भी होगा, हमारे लिक्विड स्टेट में भी होगा और वेपर स्टेट में भी होगा, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट डायग्राम मोस्टली पेपर में पूछ लेते हैं, 2 नंबर पूछ लेता है कि ट्रिपल पॉइंट डायग्राम क्या होता है उसको ड्रॉ करके बताइए। तो यहाँ पे आपको देखना है जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारा एक यहाँ से मतलब एक सॉलिड स्टेट होता है जहां पे उसका टेम्परेचर मिनिमम होता है, ठीक है। जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है वहां पे उसका फेस भी चेंज होता है, लेकिन इस वाले रीजन में क्या होता है हमारा सॉलिड होता है। फिर यहाँ से पॉइंट पर अगर मैं इसके टेम्परेचर को और बढ़ाता हूँ तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके टेम्परेचर को और बढ़ाते तो हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है टेम्परेचर वेरी करता है बाय द फेज ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, कि जैसे जैसे मैं किसी का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उसको हीट दूंगा और हीट वहां पे किस में कन्वर्ट हो रही है, वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हो रही है, यहाँ हमारा टेम्परेचर में हो रही है, वो मैंने आपको पहले क्लियरफाई करके बता दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया किसके बारे में, पीटी डायग्राम के बारे में। जैसे हमारा पीटी डायग्राम होता है वाटर का फेज ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, ठीक है। और अब बात करते हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टीम के बारे में, कि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है स्टीम की उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हमने डिस्कस किया लिक्विड का, कि लिक्विड से हमने वेपर को कन्वर्ट किया, मतलब एक सॉलिड आइस थी, उस आइस को हमने क्या दिया, हीट दिया, हीट देने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, लिक्विड को मैंने हीट दिया तो वेपर में कन्वर्ट हुई। अब वेपर क्या है हमारा, वाटर से जो हमारा वेपर बनता है उसको स्टीम ही कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टीम और वेपर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, हमारा जो स्टीम होता है वो प्योरली वाटर का होता है। जैसे वाटर को अगर मैं गर्म करता हूं तो वहां पे क्या बनता है, वो स्टीम बन जाती है। अगर मैं किसी इसके अदर सब्सटेंस पर अगर दूसरा हमारा सब्सटेंस ले लेता हूं, जैसे कि ऑयल ले लिया या कोई दूसरा हमारा लिक्विड ले लिया, और उस लिक्विड को मैं गर्म कर रहा हूं, गर्म करने से वहां पे जो हमारा मतलब भाप निकलनी है या स्टीम निकलनी है, वेपर निकलनी, वो वेपर होता है। अगर मैं मतलब वाटर से अलग कोई भी और उसके अंदर मिक्सचर है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं है और उस प्योर सब्सटेंस को मैं हीट देता हूं और हीट देने से वहां पे जो वेपर निकल रहा है वो वेपर कहलाता है, वो स्टीम नहीं कहलाता है। अगर मैं किसी प्योर सब्सटेंस को हीटअप कर रहा हूं और हीटअप करने से वहां पे जो स्टीम कन्वर्ट हो रही है, वेपर कन्वर्ट हो रहा है, वो मेरी स्टीम कहलाती है। तो दोनों में कोई मोस्टली डिफरेंस नहीं होता है, बट यहाँ पे रीजन ये होता है कि अगर प्योर सब्सटेंस को गर्म करूंगा तो हमारा स्टीम जनरेट होगा, अगर मैं किसी प्योर सब्सटेंस को, अगर कोई मेरा प्योर सब्सटेंस नहीं है उसको हीटअप करूंगा तो वहां पे मेरा वेपर जनरेट होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द स्टीम की, कि हमारी जो स्टीम वहां पे क्रिएट हो रही थी, जनरेट हो रही थी, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, तो स्टीम मोस्टली हमारी किससे, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, मतलब लिक्विड को अगर मैं हीट अप करता हूं तो हीट अप करने से वो क्या हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम सॉलिड फेज का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ द स्टीम की। तो इसका एक हम डायग्राम बना लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम का, कि हमारा डायग्राम कैसे बनता है इसका, ठीक है। तो पहले हमने बात करा था किसके, तीनों फेसों के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। अब हम बात करेंगे केवल लिक्विड से स्टीम के बारे में, कि हमारा लिक्विड से स्टीम में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, और फिर उस स्टीम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे हम डायग्राम को प्लॉट कर रहे हैं टीएस डायग्राम में, वेयर टी इज द टेम्परेचर। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये मेरा क्या है, टेम्परेचर है, और ये टी एस जो है वो क्या है, हमारा एंट्रोपी है। दिस इज द एंट्रोपी, ओके, एंट्रोपी। तो हम यहाँ पे अपना प्लॉट करेंगे डायग्राम को टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में। तो एंट्रोपी मैंने आपको बताया था, एंट्रोपी क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की, कि वहां पे उसका जो हमारा रैंडमनेस जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस किसी भी सब्सटेंस का, वो हमारा क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी भी वाटर को, मान लीजिए मैं उसको हीट अप कर रहा हूं, तो हीट देने से क्या होगा, उसके जो मोलिक्यूल होंगे उसके उनके अंदर क्या होगा, रैंडमली मूव करेंगे, वो इधर उधर क्या करेंगे, मूव करेंगे, और मूव करने से हमारा क्या हो रहा है, वहां पे उसका एक मतलब वहां पे जो उसके मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी एंट्रोपी में डिफरेंस क्रिएट होगा। तो एंट्रोपी डिपेंड ऑन द हीट। अगर मैं किसी सिस्टम को हीट देता हूं तो वहां पे उसकी एंट्रोपी मतलब डिफरेंस क्रिएट होती है, मतलब वहां पे उसकी एंट्रोपी घटती है बढ़ती है, वहां पे वेरी करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी भी अगर सिस्टम को, किसी भी प्योर सब्सटेंस को हीट देते हैं, तो हीट देने से वहां पे एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहां पे बात करेंगे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर को बढ़ाने से उसकी एंट्रोपी पे क्या हमारा डिफेक्ट पड़ेगा, क्या उस पे मतलब हमारा इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो केवल मैंने यहाँ पे क्या कराया, एक हमारा ये क्या होगा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन हो गई। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले अभी डिस्कस करा लिया था कि ये वाली जो लाइन होती है, ठीक है, ये वाली जो लाइन होती है, दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये होती है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ठीक है स्टूडेंट, और ये वाली लाइन क्या होती है, हमारी सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। अब तो समझ में आ गया होगा सैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है, क्योंकि पहले ही हमने ये सब के बारे में डिस्कस किया था। ये वाला जो पॉइंट होता है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, क्रिटिकल पॉइंट, कि क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट होता है कि जहां पर हमारा कोई फेस होता है, वो विदाउट एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है यहाँ पर कि हमारा मान लीजिए इधर की तरफ लिक्विड है, वो तो यहाँ पे थोड़ा सा भी हीट देते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक क्रिटिकल पॉइंट है कहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा एक मैक्सिमम पॉइंट होता है किसी भी स्टीम का। तो जैसे कि आपने देखा था हमारा, अगर वाटर को मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको मतलब गर्म करता हूं, तो वो एक लिक्विड कंडीशन में रहता है, लेकिन थोड़ी सी हीट और देने पर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा पॉइंट हमारा होता है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, तो ये सारी लाइनें जो हैं, आपको सैचुरेटेड लाइन क्या होती है, ठीक है, आपको सैचुरेटेड वेपर लाइन क्या होती है, और यहाँ पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर लाइन की। तो प्रेशर लाइन कैसे कैसे वेरी करता है उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए इसका यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे मान लीजिए मेरा T1 है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे T2 है, और इसका टेम्परेचर यहाँ पे T3 है। ठीक है, यहाँ पे मेरी एक प्रेशर लाइन है जहाँ पे हमारा क्या होता है, हम आपको बताया था कि जहाँ पे हम किसी भी वहाँ पे इसका अगर चेंज होता है, मतलब फेज चेंज होता है, तो एट द कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज होता है। तो यहाँ पे मेरा प्रेशर लाइन एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन, तो यहाँ पे मैंने मान लिया दिस इज द प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा प्रेशर होगा वो स्टूडेंट हमारा कुछ प्रेशर होगा, तो उसको मैंने मान लिया P1, इसको मैंने क्या मान लिया, P1 मान लिया। ठीक है, ये P1 हो गया, ये मेरा P2 हो गया, और ये यहाँ पे क्या होगा, P3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे वेरी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि हमारी स्टेट कैसे कैसे चेंज होगी, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे हम इसको पॉइंट दे रहे हैं कि हमारा A3 है, ठीक है, B3 है, दिस इज द K3, हमारा K3 है, यहाँ पे हमारा J3 हो जाएगा, ये हमारा E3 हो जाएगा, और ये हमारा C3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा D3, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरी करेंगे हमारी जो लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है वो कैसे कैसे हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, किन किन पॉइंट से होके वो जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया, इसको ध्यान से देखना, एक हमारा TS डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ये वाली जो लाइन है वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, और ये वाली जो लाइन है वो सैचुरेटेड वेपर लाइन है, तो हम इसको लिख लेते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा सैचुरेटेड वेपर लाइन है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो ये वाली जो लाइन होगी सैचुरेटेड वेपर लाइन होगी, ठीक है। और एक हमारा मैक्सिमम पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जहां पे हमारा क्या होता है, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टीएस डायग्राम फॉर स्टीम, ठीक है, टीएस डायग्राम फॉर लिक्विड टू वेपर, ठीक है, लिक्विड टू वेपर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने तीन आपको कांस्टेंट प्रेशर ले रखा है, हमने एक प्रेशर P1 पे हमने वेरी करा कि स्टीम को कितना टेम्परेचर दिया और उसकी कैसे कैसे प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन P2, फिर हमने P3 लिया, P3 पे देखेंगे कैसे कैसे हमको वेरी कर रहा है। तो पहले हम एक पर डिस्कस करेंगे, एक प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक पे डिस्कस करेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 बार होता है, उस पर डिस्कस करेंगे कि हमारा जो हमारी लिक्विड है वो लिक्विड वेपर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लिक्विड हमारा वेपर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बात करूं कि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी हमारी कौन कौन सी है, स्टीम की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड टेम्परेचर। तो सैचुरेटेड टेम्परेचर मेरा क्या होगा स्टूडेंट, दिस इज द T, ठीक है। सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, सैचुरेटेड प्रेशर। तो यहां पे डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड, चलो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, टेम्परेचर, इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी, टेम्परेचर होगी जिसको हम बोलेंगे T, ठीक है, प्रेशर होगा जिसको बोलेंगे हम P, यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम वो हमारा क्या होगा, V होगा, इसके एंट्रोपी होगी, ठीक है, एंट्रोपी, एंट्रोपी को ऐसे डिनोट करेंगे, एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी को हम H से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है, डिफरेंट टाइप की क्या है, प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करूं इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी हमारी इसकी यहाँ पर क्या होगी स्टूडेंट, इंटरनल एनर्जी हमारी यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी स्टीम की क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, स्टीम की क्या है, प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बात करेंगे इनके स्टेट के बारे में कि हमारे जो स्टेट है वो क्या क्या है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे A1 A2 A3, A1 A2 A3, तो यहाँ पे लिख लेना, ये वाला जो रीजन होगा ना, ये वाला रीजन, ये हमारा सब कूलिंग रीजन होगा। कौन सा, सब कूलिंग रीजन, सब कूलिंग रीजन। सब कूलिंग रीजन का मतलब क्या होता है, एक ठंडा रीजन है, ठीक है, एक ठंडा रीजन होगा। अरे ये हमारा जो रीजन होगा वो सुपर हीटेड रीजन होगा। कौन सा, सुपर हीटेड, सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन। तो यहां पे हम डिफाइन करेंगे A1 A2 A3। जो A1 A2 A3 है हमारे स्टूडेंट, यहां पर ये क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं सुपर हीटेड, सुपर कूलिंग रीजन में, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां पे पॉइंट को लिख सकता हूं, यहां पे A1 A2 A3, ठीक है, A1 A2 A3 इज लाइंग ऑन सब कूलिंग रीजन, सब कूलिंग रीजन, सब कूलिंग रीजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। यहां पे B1 B2 B3 जो हमारे पॉइंट हैं, B1 B2 B3 इज लाइंग ऑन द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है। ये हमारे जो पॉइंट है वो लाई कर रहे हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर, हमारे लाई कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं किसकी,
C1 C2 C1 C2 C3 is lying on saturated वेपर लाइन होंगे। ठीक है, अगर यहां पे मैं बात करूं D1 D2 D3, तो D1 D2 D3 इज वेरिंग ऑन सुपर हीटेड स्टीम में लिख सकता हूं, यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम में हमारे क्या पॉइंट हमारे वेरी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना, A1 A2 A3 जो हमारे पॉइंट हैं वो किस सब कूलिंग रीजन में लाई कर रहे हैं। B1 B2 B3 हमारे पॉइंट एक सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर हमारे लाई कर रहे हैं। C1 C2 C3 सैचुरेटेड वेपर लाइन पर हमारे लाई कर रहे हैं। D1 D2 D3 एक हमारे सुपर हीटेड रीजन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात को ध्यान देना कि हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ सब कूलिंग की, कि हमारा जो सब कूलिंग रीजन है वहां पे डिग्री ऑफ सब कूलिंग क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि डिग्री ऑफ सब कूलिंग क्या होगा। नाउ डिग्री ऑफ सब कूलिंग, तो डिग्री ऑफ सब कूलिंग देखेंगे स्टूडेंट। अगर मान लीजिए A1 पर हमारा कुछ टेम्परेचर क्या होगा और T1 का टेम्परेचर हमारे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर वो T1 है, यहाँ पे A1 का टेम्परेचर T1 से कम होगा, तो यहाँ पे हमारी जो डिग्री ऑफ सब कूलिंग होगी एट A1 पर, तो A1 पर हमारा क्या होगा स्टूडेंट कि मैक्सिमम टेम्परेचर T1 होगा और हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो हमारा A पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सब कूलिंग जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, T1 माइनस के TA1 होगा, T1 माइनस के TA1 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे A2 A3 हो जाएंगे, डिग्री ऑफ सब कूलिंग एट A2, डिग्री ऑफ सब कूलिंग एट A3। तो मान लीजिए एट A2 पर हमारा क्या होगा, T2 माइनस के TA2 हो जाएगा। ठीक है, और एट A3 पर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A3 पे हो जाएगा हमारा T3 माइनस के TA3, क्या हो जाएगा T3 माइनस के TA3 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीटेड रीजन के बारे में कि डिग्री ऑफ सुपर हीटेड रीजन क्या होगा। डिग्री ऑफ सुपर हीटेड रीजन के बारे में बात करते हैं। नाउ डिग्री ऑफ सुपर हीटेड रीजन, डिग्री ऑफ सुपर हीटेड रीजन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सुपर हीटेड रीजन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सुपर हीटेड रीजन कहाँ है, D1 D2 D3। ठीक है, D1 D2 D3। तो यहाँ पे स्टूडेंट बात करते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीटेड रीजन। ठीक है, एट D1 पे बात करूं तो D1 पर हमारा कितना टेम्परेचर होगा, यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे कि D1 पे कितना टेम्परेचर होगा, ये D2 है, इसको D2 कर लेना। ठीक है, D2 है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना है, T1 है, लेकिन D1 क्या है, एक उससे अबव टेम्परेचर पर लाई कर रहा है यहाँ पे D1। तो D1 का अगर मैं टेम्परेचर अगर डिटरमाइन करूं तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, T1 से कुछ ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर हमारा जो टेम्परेचर D1 का टेम्परेचर होगा एट D1 पर जो टेम्परेचर होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा, इन कंपैरिजन टू T1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो D1 का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम है माइनस के T1 से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूं कि हमारा D1 का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, एट TD1 माइनस के T1। ओके, अगर बात करते हैं D2 पर, तो एट D2 पर हमारा डिग्री ऑफ सुपर हीटेड रीजन क्या होगा, तो D2 माइनस के T2। ठीक है, और एट D3 की मैं बात करूं, D3 इक्वल्स टू तो TD3 माइनस के T3। ठीक है, TD3 माइनस के T3। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग, मतलब जो हमारा सब कूलिंग था उसके हमने डिग्री ऑफ सब कूलिंग को हमने निकाल लिया एट ए पॉइंट A1 A2 A3, और डिग्री ऑफ सुपर हीटेड रीजन में एट ए पॉइंट D1 D2 D3 हमने यहाँ पे क्या कर स्टूडेंट डिटरमाइन कर लिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान करो, अगर मैं यहाँ पे इस प्रेशर को और इंक्रीमेंट कर दूं, इस प्रेशर की वैल्यू को और इंक्रीज कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे इस प्रेशर की जो लाइन होगी वो टेंजेंट हो जाएगी हमारे किससे,
हमारी टेंजेंट हो जाएगी किससे, क्रिटिकल पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि हाँ अगर मैं प्रेशर को और इंक्रीज कर देता हूं तो प्रेशर इंक्रीज करने से हमारी जो प्रेशर की लाइन है वो इस पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट के कैसे हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर, टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर अब यहां बात करते हैं स्टूडेंट इन द वैट रीजन, इन द वैट रीजन। तो वैट रीजन में कौन कौन से पॉइंट हमारे लाई कर रहे हैं, तो यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना कि जो वैट का मतलब होता है गीला और ड्राई का मतलब होता है सूखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे लिक्विड होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होगा तो हमारा क्या होता है, वेपर में कुछ पार्ट हमारे लिक्विड के रहते हैं, मतलब हमारा जो वेपर यहाँ पे क्रिएट होता है, जो जनरेट होता है वो मतलब मिक्सचर होता है लिक्विड और वेपर का, लिक्विड और वेपर का। तो यहाँ पे हमारी जो इस वेपर होती है उसमें हमारे कुछ पार्टिकल लिक्विड के रहते हैं, वो प्योरली हमारा ड्राई नहीं होता है, तो इसलिए हम उस वेपर को क्या कहते हैं, वेट वेपर कहते हैं, गीला वेपर कहते हैं, वेट वेपर। तो ध्यान देना कि हमारा इस वाली लाइन से जितना भी इधर होगा वो हमारा क्या होगा, वेट वेपर होगा, वेट रीजन भी कह सकते हैं। अगर सी से इधर वाले हमारा जो भी रीजन है वो हमारा क्या होगा, ड्राई वेपर होगा। कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारी जो स्टीम होगी वो बिल्कुल सूखी स्टीम हो जाएगी, ड्राई स्टीम हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेट रीजन के बारे में, वेट वेपर के बारे में। तो वेट वेपर होगा K1 J1 E1। तो क्या होगा हमारा K1 A1 G1, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। K J E आर शोन इन द प्रेशर P, तो K J E हमारे जो शोन हो रहे हैं इन द प्रेशर P पर, ठीक है। तो इन द वेट रीजन एट K, ठीक है, कौन कौन सा था, K J E, ठीक है, K J E इन द प्रेशर, इन द प्रेशर लाइन, ठीक है, प्रेशर लाइन पे भी लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे, बात करेंगे कि एट स्टेट B1 पर, तो यहाँ पे देखेंगे, पहले मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर दूं। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे B1 पर मेरा क्या है, पूरा लिक्विड है, पूरा क्या है, लिक्विड है। लेकिन जब ये जब हमारा इधर की तरफ बढ़ेगा, तो इधर की तरफ बढ़ेगा तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पर K1 पर आ गया, तो K1 पर ऊपर जाके देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर कितना T3 था। तो कहने का मतलब क्या है कि B1 का टेम्परेचर T1 है और K1 का टेम्परेचर T3 है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीमेंट कर रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट करेगा तो हमारा जो लिक्विड होगा वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इस कंडीशन पे मैं कह सकता हूं जो पॉइंट मेरा B1 है, B1 पर मेरा प्योरा 100%, मतलब हमारा प्योर 100% लिक्विड होगा। तो B1 पॉइंट पर हमारा जो स्टेट होगी वो कैसी होगी, लिक्विड की स्टेट होगी, 100% लिक्विड होगा। अगर मैं आप बात करता हूं K1 पॉइंट की, तो K1 पॉइंट पर टेम्परेचर कितना हो गया, T3 हो गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो बढ़ने से क्या होगा, वहां पे स्टीम में कन्वर्ट होगा वो। तो मान सकता हूं कि हमारा K1 पर अगर यहाँ पे मिक्सचर है किसका, लिक्विड प्लस वेपर का, यहाँ पे क्या है, मिक्सचर है, तो यहाँ पे लिक्विड के कितने पार्टिकल होंगे और वेपर के कितने पार्टिकल होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर सकते हो, अगर K1 की मैं बात करूं तो K1 पर हमारी जो एंट्रोपी होगी, मतलब यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर होगा किसका, लिक्विड और वेपर का, तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई हमारा इसका मिक्सचर होगा, मान लीजिए 0.1 का, 0.1। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या है, यहां पर हमारा क्या होगा, 90% तो लिक्विड होगा और 10% हमारा वेपर होगा, और टेम्परेचर को इंक्रीमेंट करते तो J1 पर आ जाता है। तो J1 पर आने पर यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे इसका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा वो मान लीजिए मेरा कितना होगा, 0.6 होगा। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन होता क्या है उसके बारे में और समझ लीजिए। ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है कि हमारा किसी वेपर में कितने अमाउंट ऑफ हमारा लिक्विड है उसको बताने के लिए हमको क्या करते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन को एक क्रिएट करते हैं। तो पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे B1 पर हमारा लिक्विड 100% होगा, फिर यहाँ पे हमारा 10% उसमें वेपर में कन्वर्ट हो गया, 90% बचा, ठीक है। फिर J1 की मैं बात करूं तो J1 हमारा क्या है, इसके आधे से ज्यादा है, तो इसमें कह सकते हैं कि हमारा जो लिक्विड है 40% है और 60% हमारा वेपर है। अगर बात करूं E1 पर, तो E1 पर मान लीजिए हमारा इसमें 20% लिक्विड हो गया और हमारा जो 80% हुआ, 80% वेपर में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं बात करूं C1 की, तो C1 पर क्या होगा स्टूडेंट, C1 पर प्योरली हमारा क्या होगा, हमारा वेपर होगा। तो यहां पे मेरा क्या होगा, 100% वेपर होगा, तो इसमें लिक्विड हमारा नहीं होगा।
तो B1 पर क्या था, 100% लिक्विड था, और C1 पर आकर वो 100% वेपर में कन्वर्ट हो गया। किस पे कन्वर्ट हो गया, हमारा वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसके बीच में इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ड्राइनेस फ्रैक्शन को क्रिएट करते हैं। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है स्टूडेंट, हमारा एक पैरामीटर होता है वेट रीजन का। तो दिस इज द पैरामीटर ऑफ द वेट रीजन, और वेट रीजन कहां तक होता है, EC से इधर का जितना भी रीजन होता है वो हमारा वेट रीजन कहलाता है। और वेट रीजन वह रीजन होता है जिसमें हमारा जो वेपर होता है, वेपर में लिक्विड प्लस वेपर दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, अगर मेरा कोई पॉइंट C1 पर आ जाता है, C1 से आगे जाता है, तो मेरी जो वेपर होती है, स्टीम होती है, वो हमारी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बन जाती है, हमारी ड्राई स्टीम बन जाती है। आप ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आएंगे उन सब में हमको क्वेश्चन में दिया होता है कि हमारी जो स्टीम है वेट रीजन है या फिर हमारी स्टीम कैसे है, हमारी ड्राई स्टीम है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको वैल्यू देखनी पड़ती है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू को बताएंगे कैसे, इसको देखते हैं स्टीम टेबल डायग्राम में, उसको हम वेरी करेंगे। तो पहले अभी केवल यहाँ पे समझ लीजिए कैसे कैसे वो चेंजिंग हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखेंगे, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो यहां पे डिस्कस कर रहे थे कि एट के जे ई पर प्रेशर, हमारी जो प्रेशर लाइन है हमारे पॉइंट के जे ई यहां पे लाई कर रहे हैं। तो यहां पे देखेंगे स्टूडेंट कि हमारा जो पॉइंट एट स्टेट B1 पर, एट स्टेट B1, तो एट स्टेट B1 पर अगर मैं बात करूं कि यहां पे हमारा जो, ठीक है, एट स्टेट B1 पर अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारा जो मिक्सचर होगा वो मिक्सचर कैसा होगा, तो मिक्सचर हमारा यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, मिक्सचर हमारा क्या होगा, मिक्सचर इज लिक्विड, बट मिक्सचर इज 100% लिक्विड होगा, 100% लिक्विड होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पॉइंट हमारा किस पे होगा, B1 पर, तो B1 पर 100% लिक्विड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट एट स्टेट, ठीक है, अब बात करते हैं एट स्टेट K1 पर। तो K1 पर हमारा क्या होगा, मिक्सचर ऑफ लिक्विड, मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर, मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर, ठीक है, इन द टर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर, जिसमें हमारा क्या होगा, मिक्सचर ऑफ, चलो मैं यहां लिख देता हूं, मिक्सचर ऑफ, उसमें लिक्विड हमारा कितना होगा स्टूडेंट, 80% लिक्विड होगा मान लीजिए। ठीक है, या 90% लिख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 90% तो हमारा लिक्विड है उसमें, एंड मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर, तो वेपर हमारा कितना परसेंट होगा उसमें, 10% होगा, 10% उसमें वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एट स्टेट J1, ठीक है, एट स्टेट J1 पे मैं बात करता हूं, तो यहां पे मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड का वहां पे कितना मिक्सचर होगा, मान लीजिए हमारा कितना है, 20% यहाँ पे हमारा लिक्विड हो गया, और वेपर का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे वेपर हमारा हो जाएगा 80%, तो वेपर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 80% हमारा वेपर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं एट स्टेट, ठीक है, हमारा क्या था, के जे ई, अब ई पे बचा है, तो E1 की मैं बात करूं तो E1 पर क्या होगा, मिक्सचर ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा हमारा, 10%, और सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर में कितना कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर 90% कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया, 90% हमारा वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं एट स्टेट C1, तो C1 पे मैंने आपको बताया था, जो C1 पर था हमारा पूरा कैसा हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मिक्सचर की मैं बात करूं कि हमारे वेपर में कितना मिक्सचर, कितना कंपोजिशन में है, तो मिक्सचर ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ लिक्विड 0% होगा, और एंड वेपर जो होगा वो हमारा 100% होगा। तो इस कंडीशन पर, इस स्टेट पर हमारा जो वेपर होगा स्टूडेंट, वो कैसा होगा, 100% होगा। तो यहाँ पे देखो, आपने देखा पहले लिक्विड था 100%, फिर धीरे 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 दोनों का मिक्सचर हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ, फिर हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, दोनों का कम्बिनेशन होकर वो 100% हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कैसा होगा, 100% हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट मैं बात कर रहा था कि किसकी, ड्राइनेस फ्रैक्शन की। तो ये जो हम इसको दिखाते हैं कि मान लीजिए मेरी जो स्टीम है, उस स्टीम में कितने परसेंट मेरा वाटर है, कितने परसेंट मेरा वेपर है, वो उसको हम डिटरमाइन करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन से। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन इट इज द इंपॉर्टेंट
पार्ट ऑफ द स्टीम, ठीक है, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टीम का। तो यहाँ पे बात करूं किसकी, ड्राइनेस फ्रैक्शन की, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, फॉर वेट रीजन के लिए एक पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर फॉर ए वेट रीजन, तो वेट रीजन के लिए एक पैरामीटर होता है। तो वेट रीजन में लिक्विड प्लस हमारा क्या होता है, हमारा लिक्विड प्लस वेपर होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, वेट रीजन कहलाता है। और वेट रीजन को यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, तो उसका हमारा क्या होता है, मैं लिख सकता हूँ फॉर पैरामीटर ऑफ, for parameter of wet region is called dryness fraction, ठीक है, dryness fraction, और it is denoted by x। इसको किससे डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे इसको फॉर्मूला देखेंगे कि हमारा जो ड्राइनेस फ्रैक्शन का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, x बराबर, ठीक है, x बराबर मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। तो इसको ध्यान रखना कि अगर मुझको कहीं भी ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू को निकालना है तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, कि मास ऑफ वेपर, कि हमारा जो मिक्सचर है उसमें कितना परसेंट ऑफ वेपर है, तो हमको यहां पर लिखना है कितना परसेंट ऑफ लिक्विड है, कितना परसेंट ऑफ वेपर है। अगर मान लीजिए कि कोई भी, मान लीजिए मेरा जो एक्स है उसकी वैल्यू कितनी, हमारी कितनी है, मान लीजिए हमारा जो मिक्सचर है वो मिक्सचर हमारा, मान लीजिए लिक्विड का उसमें कितना है, लिक्विड का 50% है, और मेरा जो वेपर है वो भी मेरा कितना है, 50% है। तो एक मिक्सचर है वेपर का जिसमें 50% लिक्विड और 50% मेरा क्या है, वेपर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे, अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट करूं कि मास ऑफ वेपर कितना होगा, 50% है, तो 50% का मतलब हो गया हमारा 0.5, ठीक है, तो 0.5। तो यहां ध्यान रखना कि जो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है वो 0 से केवल 1 होता है, कितना, 0 से 1। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, कि लिक्विड पे मेरा 100% क्या है मेरा स्टूडेंट, वहां पर वाटर है, ठीक है, लिक्विड है, तो लिक्विड पे मेरा जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। और जो हमारा वेपर रीजन है, वेपर रीजन पे हमारी ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होगी 1। अब इन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन होगा वो लाई करेगा इन द बिटवीन, तो वो हमारा किसमें, पॉइंट में लाई करेगा। तो 0.1, 0.2, 0.5, ठीक है, 0.8, तो ये सारा बीच में क्या करेगा, लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। तो दिस इज द डिग्री ऑफ, ठीक है, तो हमारा क्या होगा ये, दिस इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन, ये हमारा क्या होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे मास ऑफ वेपर, तो मास ऑफ वेपर कितना होगा, 0.5, ठीक है, मास ऑफ लिक्विड कितना, 0.5, और मास ऑफ वेपर कितना, 0.5। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 0.5 हमारा हो जाएगा 1, और 1 को डिवाइड करूंगा तो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0.5 निकल के आएगी। तो आप यहाँ पे बिगर फॉर्मूले के भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, बिगर फॉर्मूले को भी निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट लाई करूं कि अगर मेरा यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड यहाँ पे मेरा 10% है, और मेरा जो वेपर है, और वेपर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 90% है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन मेरा क्या होगा, कि मास ऑफ वेपर कितना था हमारा, 0.9 हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड का 0.1 प्लस 0.9, तो यहाँ पे क्या होगा, 0.9 अपॉन 1, तो हमारी वैल्यू आएगी 0.9। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पर 0.9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने मिक्सचर का ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो एक हमारा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको करके दिखाया था ये, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी, एक सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है, एंथैल्पी एक्सपेंडिंग, तो यहां पे बात करते हैं नाउ। अगर मैं एंथैल्पी एक्सपेंडिंग एट सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, अगर मेरी एंथैल्पी लाई करती है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर, तो स्टूडेंट वहां पे हम उसको डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट एच एफ से, एच एफ।
वेयर एफ इज द फ्लूइड, एच इज द एंथैल्पी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर मैं एंथैल्पी को निकालता हूं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर, तो वहां पे मेरी जो एंथैल्पी होगी वो उसकी वैल्यू देखेंगे एच एफ। तो स्टीम टेबल पर हमारी वैल्यू लिखी होती है, वहां पे एच एफ, एच जी, एच एफ जी लिखी रहती हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे एच एफ की वैल्यू देखेंगे। तो एच एफ का मतलब होता है कि एंथैल्पी इन द फ्लूइड रीजन, फ्लूइड का मतलब लिक्विड रीजन, ठीक है। तो एच एफ मतलब फ्लूइड रीजन। अगर मैं बात करूं एंथैल्पी, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एच एफ हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड लिक्विड पर, तो सैचुरेटेड वेपर पर, सैचुरेटेड वेपर लाइन पर अगर हमारा लाई कर रहा है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पर, तो वहां पे एंथैल्पी हमारी हो जाएगी एच जी। एच जी का मतलब गैस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैस। तो गैस फॉर्म में हमारी एंथैल्पी होगी, ठीक है। सिमिलरली इस तरीके से हम करते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की बात करूं तो हमारा जो एंट्रोपी होगी, सिमिलरली अगर मैं बात करूं एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी हमारी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी हमारी हो जाएगी एच, एस से डिनोट करते हैं, तो एस हमारा एफ हो जाएगा एंड एस जी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फ्लूइड रीजन, दिस इज द गैस रीजन, एंट्रोपी हो गया। अब बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे वी एफ एंड वी जी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारा वी एफ और वी जी क्या है, तो एफ का मतलब फ्लूइड, जी का मतलब गैस, एफ का मतलब फ्लूइड और जी का मतलब गैस, ठीक है। इंटरनल एनर्जी की बात करूं यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी की अगर मैं हम बात करें, तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर, तो इंटरनल एनर्जी यू एफ एंड यू जी, यू एफ एंड यू जी, ठीक है। यू एफ, वो यू एफ एंड यू जी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं आगे, अब इसमें बात करते हैं यहाँ पर नाउ, अगर मैं किसी भी स्टीम का प्रेशर को इंक्रीमेंट करता हूं, ठीक है, तो वहां पे मान लीजिए कोई भी हमारा एक वेपर है और वेपर का टोटल वॉल्यूम मैं निकालूं, तो टोटल वॉल्यूम यहां पे हमारा क्या होगा, टोटल वॉल्यूम, जिसको मैं डिनोट करता हूं वी से, तो वी हमारा क्या होगा, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमारा क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर, वी एफ प्लस वी जी, वी एफ प्लस वी जी। कहने का मतलब क्या है, कोई वेपर है और वेपर के अंदर हमारा एक वेट वेपर, तो वेट वेपर के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ इसका कितना हो जाएगा, फ्लूइड का प्लस वॉल्यूम ऑफ गैस का, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे मेरा टोटल वॉल्यूम जो होगा फॉर द वेट वेपर का, तो वी एफ प्लस वी जी होगा, ठीक है। अब बात करता हूं टोटल मास, ठीक है। टोटल मास की अगर मैं बात करूं कि इस वेट रीजन में कितना मास है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम बराबर हो जाएगा एम एफ प्लस के एम जी, एम एफ प्लस के एम जी हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब आगे देखते हैं इसको, नाउ सब्सटीट्यूट, नाउ सब्सटीट्यूट, नाउ सब्सटीट्यूट अबव इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर एम वी इक्वल्स टू, ठीक है, एम एफ वी एफ प्लस के एम जी वी जी हो जाएगा, ठीक है, एम जी वी जी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं v की, तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम एफ अपॉन एम इंटू वी एफ प्लस एम जी अपॉन एम इंटू वी जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी जी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, हमने क्या करा था कि हमारा जो मास होता है वो इक्वल होता है किसके, एम एफ प्लस एम जी के। अगर मैं यहाँ पे एम एफ की वैल्यू को निकालूं, तो एम एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम माइनस के एम जी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा हम स्टूडेंट यहाँ पे m माइनस के एम जी अपॉन एम इंटू वी एफ प्लस एम जी अपॉन एम इंटू वी जी, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार इसको इसके नीचे रखेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस के एम जी अपॉन एम हो जाएगा ये, और यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा, वी एफ प्लस के एम जी अपॉन एम इंटू वी जी। तो ये हमारी है क्या निकल के आया, हमारा एक टोटल वॉल्यूम निकल के आया, क्या निकल के आया, टोटल वॉल्यूम निकल के आया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम निकल के आया। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन की, वी नो डेट हम जानते हैं, तो x बराबर क्या होता है हमारा, मास ऑफ वेपर, तो मास ऑफ वेपर, तो वेपर को मैंने g लिख दिया, तो mg अपॉन मास ऑफ लिक्विड मतलब फ्लूइड प्लस मास ऑफ वेपर मतलब गैस। तो x जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है वो इक्वल होता है mg अपॉन mf प्लस mg के, ठीक है, mf प्लस mg के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट की mg अपॉन दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द mf प्लस mg दैट इज कॉल्ड द टोटल मास, टोटल मास ऑफ द वेट
स्टीम, टोटल मास ऑफ द वेट स्टीम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे कि यहाँ पे x बराबर हमारा क्या आया, x बराबर हमारा आया mg/m। अब इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूं mg/m की जगह, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो v बराबर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1 माइनस mg/m की वैल्यू कितनी है, x है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा vf प्लस के mg/m। तो mg/m की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी ये भी, तो ये हो जाएगा x इंटू वीजी, x इंटू वीजी। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि मैंने एक बार bf किस में मल्टीप्लाई करी, तो vf माइनस के एक्स vf प्लस के एक्स vg हो जाएगा। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा vf प्लस के एक्स vg माइनस के एक्स vf, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा vf प्लस के, मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो vg माइनस के vf, vg माइनस के vf। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक हमारी इक्वेशन निकल के आई है, दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर द स्टीम के लिए। तो स्टीम के लिए हमारी जो, अगर हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, अगर हमको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना होता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए एक इक्वेशन हमको लाई करनी पड़ेगी, ये वाली इक्वेशन को निकालनी पड़ेगी। तो ये वाली इक्वेशन हमको याद रखें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए। तो अगर मुझको स्टीम की स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, तो वहां पे इक्वेशन क्या होगा, vf प्लस के एक्स vg माइनस के vf, जहां पर आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू वो देगा, लेकिन आपको स्टीम टेबल से क्या करना होगा, उस ड्राइनेस, यहां पे उसका टेम्परेचर देगा उस स्टीम का, उस टेम्परेचर की स्टीम की बिल्कुल सामने देखा होगा, वहां पे हमारा vf की वैल्यू देखनी है, vg की वैल्यू देखनी है, और वहां से स्टीम टेबल से इनकी वैल्यू को निकालकर आपको यहां पे पुट करना है, और पुट करने से आपका यहां पे क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पे बात करा किसका, स्पेसिफिक वॉल्यूम की, और इसी तरीके से यहां पे हम कह सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर इसको ये जो हमारा Vg माइनस Vf है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Vfg लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, Vfg। अब Vfg हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई स्टेट पॉइंट पर लिक्विड है और B पर हमने उसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया, जिसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया मतलब G में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा फ्लूइड था और यहाँ पे मेरा G था, तो यहाँ पे इसका दोनों का जो अंतर निकालते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं, V2 माइनस के V1, तो V2 की वैल्यू क्या है, G, तो Vg माइनस के Vf हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Vfg हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा दोनों का, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, एक और इक्वेशन यहाँ पे आ सकती है कि Vf प्लस के एक्स Vfg। ठीक है, Vfg, तो एक इक्वेशन हमारी ये भी निकल के आ सकती है। ठीक है, तो आप इसको ना लिखकर आपको इसको ध्यान देना है, क्योंकि स्टीम टेबल से Vg और Vf की वैल्यू आपको अलग से देखनी पड़ेगी, दोनों की कॉम्बिनेशन वैल्यू हमारी नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से हम बात करते हैं सिमिलरली एंथैल्पी की, अगर मुझको वैल्यू निकालनी होती है, तो एंथैल्पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे, तो एंथैल्पी की निकालेंगे, तो सिमिलरली फॉर एंथैल्पी की वैल्यू देखेंगे, तो एंथैल्पी की जगह हमारा H हो जाएगा, तो H इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा HF प्लस एक्स Hg माइनस के HF। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एंथैल्पी की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी की बात करूं, फॉर एंट्रोपी की मैं बात करूं, एंट्रोपी हमारी क्या होगी स्टूडेंट यहाँ पर, तो एंट्रोपी की बात करूं तो S बराबर हमारा हो जाएगा SF प्लस के एक्स, ठीक है, Sg माइनस के SF। ठीक है, Sg माइनस के SF। अगर मैं बात करूं इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, फॉर इंटरनल एनर्जी की बात करूं, तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, U बराबर UF प्लस के एक्स, फिर UG माइनस के UF। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे क्या निकल के आती है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है स्टीम की, और हमको ये डिटरमाइन करनी होती है बाय द स्टीम टेबल से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन निकल गई वो वाली। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो फॉर द एंथैल्पी के लिए। ये हमारी किसके लिए होगी, एंट्रोपी के लिए, हमारी होगी इंटरनल एनर्जी के लिए, ये होगी हमारी इंटरनल एनर्जी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने आज क्लास में डिस्कस किया कि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है स्टीम, मतलब स्टीम की, हमने लिक्विड से उसको स्टीम में कन्वर्ट करा, और स्टीम में कन्वर्ट करके हमने यहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मैंने प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और यहाँ पे हमारा एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द स्टीम, इन सब के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।